हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल? रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबूजान सोना सबके साथ कर दीजिए शेयर। ठीक है, सबको बुला लीजिए। आ चुकी हैं आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायोलॉजी का धमाकेदार क्लास। ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, आज 2 घंटे में हम बोर्ड्स में 95% को करेंगे पक्का। क्या करने वाले? पक्का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी जुड़ सकते हो फटाफट से जुड़ जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए। हम भी एक बार दबा करके कर देते हैं सेशन को शेयर। ठीक है, तुम लोगों को क्या लगा निधि मैम नहीं आएंगी जी? क्या लगा था निधि मैम नहीं आएंगी? कहे थे ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो मेरे दोस्त ये हम चलो ये हमारे सब जगह ग्रुप्स में चला गया। आप लोग प्लीज जितना जल्दी जुड़ सकते हो जुड़ जाओ ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके और आगे का क्लास स्टार्ट कर सके। ठीक है, सभी लोगों को बुला लो जो इधर उधर घूम रहे हैं ना, मंडरा रहे हैं, उनको कहो चलो चलो निधि मैम के। निधि मैम जौन पटाखा मारेंगे भागत फिर रहे थे। ठीक है, जवन बच्चा हमारा जहां जहां घूम रहा है सबको पकड़ के लिया, धाई करके टांग करके, है ना, नहीं आ रहा है घसीट के लिया उसको। एक बार तुम लिया, बाकी हम संभाल लेंगे कैसे उसको रोकना है। ठीक है, जवन बच्चा जहां पर है घुघरी की तरह नाच रहा है, कूद रहा है, बस तुमको कुछ नहीं करना है, धर दबोचो लेकर आ जाओ निधि मैम के क्लास में। ठीक है, लियाने का काम करो, बाकी सारा जिम्मेदारी हमारा है। उसको कैसे लाइन पर लाना है उस सब हम संभाल लेंगे। तो फटाफट से यही बात पे कलुआ मलुआ चलुआ ढलुआ सबको शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, की हाल चाल रहुआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा इहो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। आओ भैया शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। ठीक है, तो बच्चा आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको कुछ दिखा दें। अरे कौन कर दिया जी? हम ठीक कर देते तो खराब कर दिया गया। चलो कोनो बात नहीं, ये दिख रहा है। ठीक है, आप लोग बच्चा देखो 2 मिनट आप लोगों का थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे। आप लोग कहोगे मैम कितना बात करते हो आप, बस 2 मिनट का समय लेंगे। आज हम एक विद्यालय में गए थे जो बिहार का एक विद्यालय है, जहां पर वो लड़कियां रह रही थी जिनके परिवार वाले उनको छोड़ चुके हैं। याद रखना, ऐसी लड़कियां जिनके परिवार वाले उन्हें छोड़ दिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर रह रही हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो गरीब हैं, इनके परिवार वाले पढ़ने के लिए एक जगह पर एक विद्यालय है, वहां पर वो रहकर पढ़ाई करती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ हम ये फोटो इसलिए दिखा रहे हैं ना कि आपके पास तो बहुत कुछ है। आपके पास माँ बाप है, आपके पास माँ बाप का साथ है, फोन है, और फिर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। जरा सोचो, इनकी जैसी लाखों लड़कियां, लाखों लड़के हैं जिनके पास कोई नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके पास पढ़ाई का साधन नहीं है, इनके पास फोन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास एक चीज है जो आपके अंदर नहीं है, और वो है जुनून। इनके पास है कुछ कर गुजरने का जुनून, इनके पास है अपना भविष्य संवारने का जुनून, इनके पास है अपने भविष्य को बदलने का ताकत, उसको करने के लिए मेहनत। आज इन लड़कियों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुआ कि जो लोग कहते थे लड़कियां कमजोर होती हैं, मेरे दोस्त एक बार इन लड़कियों से मिलकर देखो, है ना। आप फिर सोचोगे कि इतना दुख दर्द ये सह रही है, जिनके परिवार वाले इनको घर से निकाल दिए, जिनके परिवार वाले, कितने सारी लड़कियां जिनके परिवार वाले कहे कि तुम पढ़ोगी नहीं, तुमको हम पढ़ा नहीं सकते, तुम अपना देख लो। वो लड़कियां जो स्टेशन पर, रेलवे पर भीख मांग रही हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं। लड़कियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लड़के दुख नहीं देखते, लड़कियां भी दुख देख रही हैं, और उन दुख के बाद वो अपने आप पर, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर बैठी हैं। उनको भरोसा है खुद पर, उनको भरोसा है ऊपर वाले पर, उनको भरोसा है कि कोई तो होगा जो हमारी किस्मत को बदलेगा। ठीक है, जो हमारी किस्मत को बदलेगा, सवेरा लाएगा हमारे जीवन में। तो मेरे भाई मेरी बहन, पढ़ लो, है ना। बहुत किस्मत वालों को ये मौका मिलता है, आपको मिला है। आप लोग अपनी जिंदगी को संवार लीजिए, अपने माता पिता के कर्ज को उतार दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ ये छोटा सा बच्चा एक फोटो था जो हम आपको दिखाना चाहते थे, ताकि आपके अंदर भी वो आ जाए कि हमें पढ़ना है। ठीक है, अब तक में हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर तक का माइंड मैप करा दिया है। आज बात करने वाले अपने 6th चैप्टर यानी वंशागति के आणविक आधार का। ठीक है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। तो क्या सभी लोग तैयार हैं?
है ना? क्या सभी लोग तैयार है? हाँ जी मैम, सभी लोग तैयार है। तो मेरे दोस्त, अगर वंशागति के आणविक आधार की बात करें तो ये हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 6 है ना? चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। सोच समझ के कोई भी कमेंट लिखना बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि निधि मैम ब्लॉक करने में बहुत आगे है ना? ज्ञान मत दो, स्टार्ट करो। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे हम ज्ञान देते हैं, नहीं लेना है तो जाइए ना, है ना? क्या कर रहे हो यहाँ पर? भैया चैनल हमारा है, हमारा मन, हम ज्ञान दे, हम कुछ और दे। भैया तुम्हारा क्या जा रहा है जी? अरे ज्ञान मत दो, क्लास स्टार्ट करो बेटा, हम ज्ञान देंगे। आज हमारा मूड है ज्ञान देने का, ठीक है? आज हमारा मूड है ज्ञान देने का, नहीं ना लेना है, जाइए। जयराम जी की निकलिए हमारे क्लास से, ठीक है? गधा कहीं का पढ़ा रहे हैं, नटंकी का चल रहा है। आओ जी तुम लोग, ऐसे नालायकों को साइड करो। हमारे रसगुल्लो, आप लोग अपना प्यार भरोसा बनाए रखिए और आगे की तरफ हम बढ़ लेते हैं, ठीक है? तो मेरे दोस्त, चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। अब ये चैप्टर क्या बताता है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि आखिर कैसे, ठीक है, याद रखिएगा, आखिर क्या ऐसा पदार्थ है, आखिर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा, जिसके वजह से लक्षण ट्रांसफर हो रहे, जिसकी वजह से लक्षण क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा क्या है? ठीक है, तो ये सवाल था सबके मन में, ठीक है? सबके मन में क्या था मेरे दोस्त? एक सवाल, क्या सवाल था कि आखिर माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने वाला कौन है? आखिर माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने वाला कौन है? ये सभी लोगों के मन में सवाल था। तो इसको लेकर अलग अलग क्या हुए, याद रखना, हमारे प्रयोग हुए। उन सभी को हमको इस क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए की, मेरे दोस्त याद रखना, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? तो आप कहोगे कोशिकाओं से। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र। याद रखना, हर एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने क्रोमोसोम, तो मेरे दोस्त याद रखना, हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है? ये गुणसूत्र मिलकर बना होता है दो चीजों से, क्या क्या? पहला डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, है ना? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जब इसको हम खोलेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, ठीक है? और डीएनए ये आपको याद रखना है, ठीक है? डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। क्वेश्चन आएगा, डीएनए की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होता है। डीएनए की प्रकृति अम्लीय होता है, ये आपको याद रखना है। अगला, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कुछ चीजें याद रखना है बच्चा, डीएनए हमारा नेगेटिव होगा और डीएनए पर चार्ज कैसा होगा? अम्लीय, ठीक है? डीएनए पर चार्ज कैसा होगा? तो याद रखना है, अम्लीय होगा। ये सभी लोगों को याद रखना है। बताओ, यहां तक हमारा बात समझ में आया? बोलो बोलो, ठीक है? क्या यहां तक आज संख्या में इतनी कमी का है जी? कजी का है? ऐसा कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? संख्या में कमी नहीं करना है, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे, भाग जाओगे तो भैया बहुत दिक्कत होगा तुम्हें लोगों को। तो देखो, हमारे शरीर में 2 न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है? सबसे पहली चीज, न्यूक्लिक एसिड ये शब्द किसने दिया था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है? अगर पूछा जाए डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मीसर ने। अगर क्वेश्चन आएगा डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को किसने दिया, तो याद रखना है वॉटसन एवं क्रिक ने। ये 3 चीजें बच्चा याद रखना है, ठीक है? क्या क्या? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। डीएनए की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, ठीक है? डीएनए की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मीसर ने, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया? अल्टमान ने। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डीएनए हमारा द्विकुंडलित होता है, ये बात किसने कहा? है ना? डीएनए हमारा द्विकुंडलित होता है, ये बात किसने बताया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। किसने? वॉटसन एवं क्रिक ने। ये सभी को याद रखना है ना? ये सभी बच्चा पार्टी को याद रखना है। चलो आगे की तरफ, ठीक है? अब आइए आगे की तरफ। डीएनए का धागा किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइडों से, ठीक है? डीएनए और आरएनए के बारे में बच्चा आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आज ही याद करो, है ना? अगर आपको नहीं याद है तो आज ही याद कर लीजिए। डीएनए के बारे में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला चीज, डीएनए का पूरा नाम किसको पता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सबको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएनए का पूरा नाम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना है। इसके बाद बच्चा याद रखना, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। डीएनए पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव। डीएनए प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है, डीएनए का धागा कैसा होता है, द्विकुंडलित। ठीक है, दो धागे होते हैं, द्विकुंडलित। इसके बाद डीएनए कैसा होता है, प्रति समांतर, मतलब अगर एक धागा 3 से 5 की तरफ है तो दूसरा किधर होगा, 5 से 3 की तरफ। ठीक है, डीएनए के दोनों धागे कैसे होते हैं, प्रति समांतर होते हैं। डीएनए के धागे कैसे होंगे, प्रति समांतर एवं पूरक। पूरक का मतलब अगर एक तरफ ए है तो दूसरे तरफ टी होगा, एक तरफ जी है तो दूसरे तरफ सी होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। डीएनए प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है, डीएनए का धागा कैसा होता है, द्विकुंडलित। डीएनए कैसा होता है, प्रति समांतर एवं पूरक, है ना, प्रति समांतर एवं पूरक, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। डीएनए के बारे में बच्चा इतना चीज भूलना मत, डीएनए का धागा किस चीज से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइडों से। ठीक है, डीएनए का धागा किस चीज से मिलकर बना होता है, याद रखना, डीएनए का जो धागा होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किस चीज से, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब सवाल है कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है, सवाल है कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना है, तो मेरे दोस्त याद रखना, क्या याद रखना बच्चा, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या होता है, पहला होता है सुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट। ठीक है, तीसरा होता है फॉस्फेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चाय वाय तो नहीं ना मिल पाएगा। ठीक है, बुक का चल, यहां तक सबको क्लियर, याद रखना। न्यूक्लियोटाइड बच्चा, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है, सभी को याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, है ना। सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ये सभी को याद रखना है। अब डीएनए में कौन सा सुगर होता है, ये बताओ। ठीक है, डीएनए में सुगर कौन सा होता है, ये बताइए, कौन बताएगा। डीएनए में कौन सा सुगर होता है, डीऑक्सीराइबो सुगर, याद रखना। डीएनए में कौन सा सुगर होता है, डीऑक्सी राइबो सुगर। और अगर पूछे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी। ठीक है, डीएनए में कौन सा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। अगला, डीएनए में बच्चा कौन सा डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से, ठीक है, PO4 माइनस। ठीक है, फॉस्फेट की वजह से हमारा डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और डीएनए हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन आएगा डीएनए नेगेटिव किसके वजह से, फॉस्फेट के वजह से। क्वेश्चन आएगा डीएनए प्रकृति में कैसा होता है, याद रखना है, अम्लीय। अम्लीय किसके वजह से होता है, फॉस्फेट के वजह से। ये चीज बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए हो, आरएनए हो, उसके धागे का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है, ये बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने। कब दिया था, 1953। याद रखना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कब आया था, 1953 में। ठीक है, अगला चारगॉफ का नियम। चारगॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा, क्या कहा कि मेरे दोस्त, ए हमेशा टी के साथ, याद रखना 4 नाइट्रोजन बेस है ना। ठीक है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस है ना, इन 4 में से एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आपको याद रखना है ना, ये सभी बच्चे को याद रखना है। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी बताइए। क्या यहां तक आप लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या कोई दिक्कत परेशानी है, हाँ या ना। ल है ना, यहां तक सभी को क्लियर, एक बार जल्दी जल्दी बताओ। क्या यहां तक आप सभी को हमारा बात समझ में आया, हाँ या ना।
ठीक है, लगभग हमको लग रहा हर एक बच्चे को क्लियर है ना, हर एक बच्चे को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, डीएनए के बारे में ये चीजें भूलना मत, और आ जाओ इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। डीएनए का व्यास, ठीक है, डीएनए के दो सिराओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के दो सिराओं के बीच की दूरी, ऐसे होता है डीएनए, ठीक है, तो डीएनए के दो सिराओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। और डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डीएनए के दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। या क्या क्या याद रखना है, डीएनए के दो सिराओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, डीएनए के बच्चा दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। ये सभी को याद रखना है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग, है ना। लोगों, वैज्ञानिक आपस में लड़ रहे थे, वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। कौनो बोल रहा है कि ए जी माई बाऊ से ना बच्चा में लक्षण लाने वाला आरएनए है, तब तो दूसरा का बोलता है अरे गोदहा नहीं नहीं आरएनए नहीं है, प्रोटीन है प्रोटीन। तब तक तीसरा का बोलता है तुम दोनों चुप रहो, डीएनए है डीएनए, वो लक्षण लेकर आता है। सब आपस में लड़ रहे थे, तब तक निधि मैम आई, निधि मैम बोले चुप रहो जी, तुम तीनों के तीनों लड़ते रहते हो, हम बताते हैं आखिर कौन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जा रहा है। हम नहीं बताएं, कुछ वैज्ञानिकों का प्रयोग बताएं। जैसे देखो ग्रिफिथ ने प्रयोग किया, कौन सा, रूपांतरण का सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया, ग्रिफिथ ने। किसने भैया, ग्रिफिथ ने। उसके बाद अवेरी, मैक्लियार्ड एवं मैकार्टी का प्रयोग, और तीसरा है हर्शे एवं चेज का। मेरे दोस्त तीन प्रयोग, है ना, ये साबित करने के लिए कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, ये साबित करने के लिए कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, तीन प्रयोग किया गया। कितने प्रयोग किया गया था, तीन प्रयोग किया गया था। ये सभी को याद रखना है ना। वो तीन प्रयोग कौन कौन से हैं, आ जाओ देखा जाए, है ना। पहला हमारे पास है ग्रिफिथ का प्रयोग, ठीक है, पहला है ग्रिफिथ का प्रयोग। इन्होंने रूपांतरण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत, रूपांतरण का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा हमारा था अवेरी, ठीक है, माइंड मैप है, केवल रिवीजन करा रहे, फटाफट से समझो। अवेरी मैक्लियार्ड एवं मैकार्टी, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रिफिथ का प्रयोग, अवेरी, मैक्लियार्ड एवं मैकार्टी का प्रयोग, और तीसरा हमारे पास था हर्शे एवं चेज का प्रयोग, हर्शे एवं चेज का प्रयोग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीनों के बारे में जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। ग्रिफिथ ने चूहों पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु का इस्तेमाल किया था। याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, निमोनिया उत्पन्न करता है। ये चूहे में भी निमोनिया उत्पन्न करता है। तो हमारे ग्रिफिथ ने क्या किया, सबसे पहले दो तरह का निमोनिया उत्पन्न किया, एक एस स्ट्रेन वाला और एक हमारा आर स्ट्रेन वाला, ठीक है। एस और आर ये दोनों आपको याद रखना है, रफ स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, ठीक है। और इन्होंने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया, ठीक है, उन्होंने बस बताया कि आखिर कुछ तो है जो हमारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा, ठीक है। एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ तो आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाए कि क्या चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ रहा, ठीक है। तो इन्होंने रूपांतरण का सिद्धांत दिया। अवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी, इन तीनों ने कहा कि हम पता करते हैं कि आखिर एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या आ रहा जिसकी वजह से चूहा मर रहा है, ठीक है। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए क्या किया था, वो हमारे एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को लिया था, ठीक है। और उसमें आरएनएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और डीएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया और पता किया कि आखिर इन तीनों में से वो कौन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तीसरा हमारे हर्शे एवं चेज का प्रयोग है। याद रखना, इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा, हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि विषाणु से, ठीक है, जीवाणु भोजी से जीवाणु के शरीर में डीएनए है जो स्थानांतरित होता है, ठीक है। डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ये सभी को याद रखना है ना, ये सभी को याद रखना है। बोलो याद रखोगे नहीं, तीनों प्रयोग जाकर के पढ़ लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। हर्शे एवं चेज ने किसका इस्तेमाल किया था, जीवाणु भोजी का। इन्होंने दो तरह का जीवाणु भोजी लिया, एक जीवाणु भोजी को
रेडियो एक्टिव सल्फर में क्या किया, संवर्धित किया, दूसरे को रेडियो एक्टिव फॉस्फेट में। जिसको सल्फर में किया था उसका प्रोटीन वाला भाग रेडियोधर्मी हो गया, जिसको फॉस्फेट में किया था उसका डीएनए वाला भाग रेडियो एक्टिव हो गया। फिर इसका क्या किया, जीवाणु से संक्रमण कराया। संक्रमण कराने के पश्चात हमें ज्ञात हुआ कि भैया सल्फर वाला रेडियो एक्टिव सल्फर ये जीवाणु के शरीर में नहीं गया, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए ये हमारा क्या था, जीवाणु के शरीर में पाया गया। इसका मतलब डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना। हमारी कोशिका में, ठीक है, हमारी कोशिका में कुछ प्रक्रियाएं होती है प्रोटीन बनने के लिए, जिसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। याद रखना, अगर डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण, याद रखना, प्रतिकृतिकरण, है ना। और डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, याद रखना, अनुवादन कहलाता है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, ये आपको याद रखना है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है। बोलो, सभी को क्लियर? यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए, है ना। यहां तक आपको हमारा बात समझ आया ना? ठीक है, देखो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, इसको रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण कहते हैं। और ये अर्ध संरक्षित सिद्धांत पर आधारित है ना। याद रखना, ये अर्ध संरक्षित सिद्धांत पर आधारित है। अर्ध संरक्षित का मतलब क्या होता है कि भैया डीएनए से जो डीएनए बन रहा है ना, उसमें एक धागा नया और एक धागा पुराना होगा, है ना। डीएनए से डीएनए जो बन रहा है उसमें एक धागा नया और एक धागा पुराना होगा। इसी को अर्ध संरक्षित सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अर्ध संरक्षित कहा जाता है। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? डीएनए के दो धागे हैं, आपको पता है दोनों धागों को आपस में कौन जोड़े रखता है? तो देखो डीएनए के धागों में नाइट्रोजन बेस होते हैं और दोनों पर पूरक नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अगर एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ टी होगा, एक तरफ जी है तो दूसरी तरफ सी होगा। ठीक है, इस तरह से डीएनए पर पूरक नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए के दो नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है? तो याद रखना, डीएनए के दो नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और मेरे दोस्त, इस हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को अलग करना है। ठीक है, अलग करने के लिए हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डीएनए के धागों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है उसे तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हेलिकेज एंजाइम का, है ना। कुछ एंजाइम बता रहे हैं जिनको बच्चा याद रखना है। ठीक है, ये देखो पूरा चैप्टर इसी पे बना हुआ है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? तो भैया डीएनए के धागों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, डीएनए के धागों में नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हेलिकेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चा आपको याद रखना है क्या? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो डीएनए का नया धागा बनाता है। ये क्या करता है? डीएनए का नया धागा बनाता है। ठीक है, डीएनए का नया धागा बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डीएनए का नया धागा बनाता है। आगे की तरफ दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज तीन तरह का होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में एक ही एंजाइम सब कुछ बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे प्रोकैरियोटिक में एक ही एंजाइम सब कुछ बनाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक जीवों में अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
ठीक है, फर्स्ट क्या करता है, आरएनए बनाता है, सेकंड क्या करता है मेरे दोस्त, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और थर्ड क्या करता है, टीआरएनए बनाता है। थर्ड क्या करेगा, टीआरएनए बनाएगा। ये सभी को याद रखना है ना मेरे दोस्त, ये सभी को याद रखना है। इसके बाद एक और एंजाइम है जिसका नाम याद रखना, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा, लाइगेज। ठीक है, तो याद रखना यह डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, यह डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, ठीक है, यह डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो हेलिकेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, लाइगेज हो गया। इन एंजाइम्स को भूलना मत। एक और याद रखना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज, और एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है। एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, ये डीएनए को कहीं से भी काट सकता है, ठीक है, ये डीएनए को विशेष स्थान से काटता है, यह डीएनए को विशेष स्थान से काटता है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये सिराओं से काटता है, ठीक है। डीएनए को अगर मान लो ऊपर से या नीचे से, सिरा से काटना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस का। अरे डांस काय कर रहा है जी, यह डीएनए के सिराओं से काटता है, यह सिराओं से काटता है। ये बच्चा आपको याद रखना है ना, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए का नया धागा बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट आरआरएनए को बनाएगा, सेकेंड एमआरएनए को बनाएगा, थर्ड टीआरएनए को बनाएगा। लाइगेज या डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह का होता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लिएज या डीएनए को विशेष स्थान से काटता है। एक्सोन्यूक्लिएज या डीएनए को सिराओं से काटता है। कहां से, सिराओं से काटता है। ये बच्चा आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, आगे आ जाओ। अब हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बच्चा, तो रिस्ट्रिक्ट आपका प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन और अनुवादन, तीनों को शॉर्टकट में डिटेल वीडियो बच्चा आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। प्लीज अगर आप लोगों को अनुलेखन, अनुवादन, प्रतिकृतिकरण में दिक्कत हो रहा, मेरे दोस्त लाइव में हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया, प्लीज जा करके वो वीडियो जरूर देखना, है ना। यहाँ पर माइंड मैप में शॉर्टली समझा रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं पहले प्रतिकृतिकरण का। तो मेरे दोस्त प्रतिकृतिकरण में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए के दोनों धागों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हेलिकेज एंजाइम द्वारा तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद डीएनए का 2 धागा है, एक होता है 3 से 5 की तरफ और एक होता है 5 से 3 की तरफ। मेरे दोस्त याद रखना, डीएनए के दोनों धागे एक नए धागे का निर्माण करेंगे। ऊपर जो 3 से 5 की दिशा में है, इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और नीचे वाला कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए का नया धागा कौन बनाएगा, सबको पता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो नया धागा बनाता है वो 5 से 3 की दिशा में। याद रखना, डीएनए का नया धागा हमेशा 5 से 3 की दिशा में बनता है। क्वेश्चन आएगा कि भैया डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में नया धागा बनाता है, तो अपने दिमाग में डाल लो 5 से 3 की दिशा में, 5 से 3 की दिशा में, ठीक है। डीएनए का नया धागा 5 से 3 की दिशा में बनेगा। तो ये 3 से 5 है, तो ये 5 से 3 का बनाएगा लगातार, 5 से 3 की तरफ। लेकिन इधर देखो, नीचे वाला तो पहले से 5 से 3 दिशा का है, नीचे वाला पहले से 5 से 3 की दिशा में, तो ये क्या करेगा, ये टुकड़ों में बनाएगा। ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये टुकड़ों में डीएनए को बनाएगा, ठीक है। तो यही याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन में लीडिंग स्ट्रैंड 5 से 3 की दिशा में लगातार बनाता है, जबकि डीएनए का नीचे वाला धागा जिसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो 5 से 3 की दिशा में है, ये टुकड़ों में नए धागे को बनाता है। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, ओकाजाकी खंड। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, याद रखना, इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है,
ओकाजाकी खंड कहा जाता है। जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में इन टुकड़ों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। बाद में हम क्या करेंगे, इन टुकड़ों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ देंगे। इसी को मेरे दोस्त कहते हैं रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण। बताओ क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो जल्दी से, क्लियर सभी को? ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, लगभग हमारे सभी बच्चों को यहाँ तक हमारा बात समझ में आ रहा है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, अर्धसंरक्षी सिद्धांत पर। अर्धसंरक्षी का मतलब बनने वाले दोनों डीएनए में एक धागा नया होगा और एक धागा पुराना होगा। ठीक है, अर्धसंरक्षी सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। किस पर, अर्धसंरक्षी सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो इसके बाद है अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ होता है, केंद्रक में। ठीक है, केंद्रक के अंदर डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, जैसे ही आरएनए बन जाता है वो केंद्रक को छोड़ करके कोशिका द्रव्य में चला जाता है। ठीक है, आरएनए बनते ही कहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना, आरएनए बनने के बाद हमारे केंद्रक को छोड़ के कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तीनों को बनाने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3, एमआरएनए, ठीक है, आरआरएनए और टीआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तीनों का काम बता दे। जो एमआरएनए है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, यह प्रोटीन बनाने की सूचना डीएनए से कोशिका द्रव्य में लाता है। यह प्रोटीन बनाने की सूचना, प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है, यह प्रोटीन बनाने की सूचना राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम समझ में आता है ना। ठीक है, प्रोटीन जहां बनेगा राइबोसोम तक लाता है, राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, आरआरएनए याद रखना। ठीक है, आरआरएनए याद रखना जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। आरआरएनए क्या करता है, यह राइबोसोम का निर्माण करता है। आरआरएनए क्या करेगा, यह राइबोसोम का निर्माण करेगा, यह राइबोसोम का निर्माण करेगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टीआरएनए का। टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, यह कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को लाएगा। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड्स को, यह कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड्स को कहां तक, यह कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक लाता है, राइबोसोम तक लाता है ना। ये सभी बच्चा को याद रखना है। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार का, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, है ना। ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों बच्चा आपको याद रखना है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। ये सभी को याद रखना है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स को क्या होता है, एक क्रम में लगाना होता है। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है, तो एमआरएनए, याद रखो जेनेटिक कोड बहुत बार आता है। एमआरएनए पर ठीक है, एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन, ठीक है, एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन बेसेस का वह क्रम जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, हम उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कूट क्या है, तो मेरे दोस्त एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम। ठीक है, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड जिसको आनुवांशिक कूट भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो ये क्या है, तो 3 नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम। जैसे देखो यहां पर है ना, AUG, CUU, AAA, ठीक है, GAC, ऐसे हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं।
तीन तीन का ग्रुप बना दिए, तीन तीन का क्या किए बच्चा, हमने ग्रुप बना दिया। तो बस यही है, जेनेटिक कोड पूछा जाए क्या है तो याद रखना 3 नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम, ठीक है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जो अमीनो एसिड्स को कोड करता है, ठीक है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जो अमीनो एसिड्स को कोड करता है, अमीनो एसिड्स को कोड करता है, ठीक है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जो अमीनो एसिड्स को कोड करता है, क्या कहलाएगा, जेनेटिक कोड कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, जेनेटिक कोड कहलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए बच्चा, क्या यहां तक आपको हमारी बात समझ में आ रही है, ठीक है, एक बार फटाफट से हाँ जी मैम, यस मैम कह दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या यहां तक क्लियर है। आज आपकी संख्या में भारी कमी है, चलो कोनो बात नहीं, ठीक है, तुम लोग तो है ना, अब हम क्या बोले, हमारे पास तो भैया शब्द नहीं है, ठीक, जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे आपका भैया, ठीक है, जेनेटिक कोड हो गया। जेनेटिक कोड याद रखना हमारे शरीर में टोटल 64 है, ठीक है, 64 जेनेटिक कोड होते हैं। 64 में बच्चा याद रखना है ना, हमारे 3 क्या होते हैं, समापन कोड जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं। 3 हमारे समापन कोड कौन कौन से, आओ जी, गाओ जी, ठीक है, अरे सॉरी आओ जी गाओ जी करे, सॉरी सॉरी गलती हो गया, है ना, समापन कोड की बात हो रही है, 3 होता है, UAA, UAG और UGA, है ना, ये आपको याद रखना है। अब हमारे 2 होते हैं प्रारंभन कोड जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं वो कौन सा, आओ जी और गाओ जी, आओ जी और गाओ जी, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार। प्रोटीन कैसे बनता है, जब 20 अमीनो एसिड्स को एक क्रम में लगाया जाएगा, है ना, याद रखिएगा, ठीक है, जब हम 20 अमीनो एसिड्स को एक क्रम में लगाएंगे तो हमारा एक प्रोटीन तैयार होता है ना, जैसे मोती का माला पहनते हो ना, मोतियों को जोड़ करके एक माला, वही तरह जब हम 20 अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो एक हमारा प्रोटीन तैयार होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लैक ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने। इसमें हमको ये बताया गया है कि आखिर कैसे हमारे जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीवों में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, लैक्टोज की उपस्थिति में जीन सक्रिय होता है और लैक्टोज की अनुपस्थिति में जीन निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, याद रखना जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें प्रेरक का काम कौन करता है, लैक्टोज करता है, कौन करता है, लैक्टोज, ठीक है। अब बात करते हैं मानव जीनोम परियोजना जो 1990 से 2003 तक चला था, याद रखना है, ठीक है, मानव जीन का मानचित्रण, ये देखो क्यों चलाया गया था, मानव जीनोम परियोजना ये अब तक का सबसे बड़ा महापरियोजना है। इसका एक ही मकसद था कि एक मनुष्य में कितने जीन हैं और उन जीन का क्या काम है और वो किस क्रम में है, ठीक है, जीनोम का पता लगाना, इसी यही मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य था जो 1990 से 2003 तक चलाया गया, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है 2 लोगों के डीएनए, ठीक है, 2 डीएनए का आपस में तुलना कर उनके बीच का संबंध ज्ञात करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था, एलेक ज़ेफरे ने, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, एलेक ज़ेफरे। कैसे होता है, सबसे पहले डीएनए का विखंडन, ठीक है, सबसे पहले हम कोशिका से डीएनए, कोशिका मतलब या तो देखो वीर्य से, लड़कों के शरीर में जो वीर्य बनता है उससे हम डीएनए निकाल सकते हैं, बाल की जड़ से निकाल सकते हैं, ठीक है, मांस से निकाल सकते हैं, हड्डी से निकाल सकते हैं, ठीक है, योनि द्रव से निकाल सकते हैं। इन सभी से क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम डीएनए को निकालेंगे। डीएनए को निकालने के बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट देंगे। काटने के लिए हम किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। जब हमारा डीएनए का टुकड़ा कट जाएगा तो उन सबको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल। यह एक तकनीक है जिसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, इसमें एगारोज जेल होता है। करंट प्रवाहित करने पर डीएनए हमारे नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करते, गति करने लगते हैं, जिसमें छोटे टुकड़े आगे और बड़े टुकड़े पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। इससे हमको डीएनए का एक क्रम मिल जाता है। फिर इसको हम
क्या करते हैं, नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, देन जब हम एक्सरे की विकिरण को डालते हैं तो हमको एक बैंड दिखाई देता है, एक नाइट्रोजन बेसेस का क्रम दिखाई देता है, जिससे हमको पता चलता है, जिससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि जो डीएनए का क्रम, देखो मेरे दोस्त याद रखना 99.9% डीएनए हम सबका सेम है, केवल 0.1% डीएनए हम सबका अलग होता है। इसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, इसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। आगे सैटेलाइट डीएनए हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वीएनटीआर मतलब एक विशेष क्रम होता है। जैसे मान लो मेरे में ए है, ठीक है, मेरे में सिर्फ ए और फिर टी है। ठीक है, अगर मेरे बच्चे में भी मान लो भैया कलुआ को पकड़ते हैं, कलुआ में ये क्रम है ए टी, अगर उसके बच्चे में भी यही क्रम देखने को मिला, इसका मतलब क्या है कि भैया ये दोनों सेम है, यानी माता ये आपके क्या है, पिता पुत्र का है। ठीक है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके यही पता करते हैं कि दो लोगों के बीच का संबंध क्या है, क्या ये सच में आपके क्या है, रिश्तेदार हैं, माता पिता है या नहीं है, ये सभी को याद रखना है। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो वीएनटीआर का पूरा नाम क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये आपको याद रखना है, वीएनटीआर का पूरा नाम होता है। ठीक है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वंशागति का आणविक आधार जो हमारा चैप्टर है, एक क्विक रिवीजन कराने की कोशिश की है ना। अगर आपको बच्चा डिटेल चाहिए तो इसका वन शॉट भी इसी चैनल पर अपलोड है, इसके हर एक टॉपिक का एक डिटेल वीडियो भी इसी चैनल पर है, प्लीज जा करके आप लोग देख लेना, है ना, प्लीज जा करके आप लोग देख लेना, है ना मेरे दोस्त, देख लोगे ना जी। देखो इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे, जो आप लोगों को आज कॉपी में लिखना है। सबसे पहले अगर आपका ये चैप्टर तैयार है तो डीएनए और आरएनए में 10 अंतर, कितने, 10 अंतर। ठीक है, डीएनए और आरएनए में 10 अंतर तैयार करना। दूसरा, अनुलेखन और प्रतिकृतिकरण। ठीक है, अनुलेखन और प्रतिकृतिकरण का परिभाषा देना का, ठीक है, डीएनए अनुलेखन और प्रतिकृतिकरण का परिभाषा देना, है ना। तीसरा बच्चा इस चैप्टर से सेंट्रल डोगमा, है ना, डोगमा तो हो गया। ठीक है, लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल, है ना, लैक ओपेरॉन मॉडल, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, चौथा बच्चा इस चैप्टर से आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको भूलना मत गलती से भी, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट पांचवा है हर्षे एवं चेज का प्रयोग, हर्षे एवं, है ना, हर्षे एवं चेज का प्रयोग है ना। तो इस चैप्टर से बच्चा ये 5 चीजें आपको याद रखना है ना। इस चैप्टर से ये 5 चीजें आपको किसी भी हालत में तैयार कर लेना है। अगर आपको लग रहा कि मेरा ये चैप्टर तैयार है तो ये 5 सवाल का जवाब आना चाहिए, और अगर आपको लग रहा कि नहीं ये चैप्टर मेरा नहीं तैयार है, हमें नहीं आ रहा, तो मेरे दोस्त इन 5 क्वेश्चन का जवाब आज ही से याद कर लो, है ना, आज से ही याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में बच्चा एक जगह पर इन 5 का जवाब लिख करके रोज रात में पढ़ करके फिर सोना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर निकालते हैं जो आपका है, क्या है अगला चैप्टर, विकास। अब हम पढ़ने वाले हैं विकास चैप्टर को। आ जाओ भैया, है ना, विकास में जो जो मेन चीज है वो बताते हैं। ठीक है, विकास मतलब धरती पर जीवों का विकास कैसा हुआ, इसको लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों में मतभेद था। सबसे पहले आया बिग बैंग का परिकल्पना जो लेमेत्रे ने दिया था। ठीक है, बिग बैंग के परिकल्पना में बताया गया कि भैया आसमान में, हमारे ब्रह्मांड में एक दिन अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण हमारे ग्रहों का और सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हमारा कौन बोलता है, बिग बैंग का परिकल्पना कहता है जो लेमेत्रे ने दिया था। ठीक है, कि बिग बैंग परिकल्पना के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे मेन
सब देखो सारी वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। किसी ने कहा कि धरती पर जीवों का जो विकास है वो निर्जीव वस्तुओं से हुआ, कुछ ने कहा सजीवों से हुआ, कुछ ने कहा कि भैया दूसरे ग्रह से एक ना बीजाणु गिरा और वो बीजाणु एक जीव में बदल गया। ऐसे कई सारे सिद्धांत हमारे किताब में दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा माना गया, ठीक है, जिस सिद्धांत को सबसे ज्यादा माना गया उस सिद्धांत का नाम था क्या नाम था? रासायनिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम था? रासायनिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि धरती पर जीवों का विकास रसायनों से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है मेरे दोस्त? याद रखना, धरती पर जीवों का विकास रासायनों से हुआ है। ये बात बताया था ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने। ओपेरिन तथा हॉल्डेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि धरती पर जो जीवों का विकास है वो रासायनों से मिलकर बना है। यानी सबसे पहले रासायन मिलकर के अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किए, फिर कार्बनिक यौगिकों का, फिर कार्बनिक यौगिकों से प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ और फिर यूकैरियोटिक। इस तरह से धरती पर जीवन का विकास हुआ और इसको प्रूफ किया मिलर के प्रयोग ने। स्टेनले मिलर ने एक प्रयोग किया जहां पर लैब में उन्होंने आदिम पृथ्वी, पहले की पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार किया। इन्होंने 2 फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क के अंदर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया और दूसरे फ्लास्क में इलेक्ट्रोड लगाकर इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को रख दिया 2:1:2 के अनुपात में, है ना। इस अनुपात में इन्होंने इन गैसेस को रख दिया और करंट प्रवाहित किया। जैसे क्योंकि माना जाता था ना पहले के समय में बहुत बिजली कड़कता था, तो एकदम पहले जैसा वातावरण बना करके इन्होंने अपना प्रयोग किया। 1 हफ्ते बाद उनको देखने को मिला कि नीचे की तरफ एक लाल रंग का बहुत ही गंदगी, ठीक है, बोल सकते हैं लाल रंग का एक पदार्थ एकत्रित हुआ है। जब उन्होंने उस पदार्थ का जांच किया तो उनको पता चला इसमें अमीनो एसिड्स थे। इसमें क्या था? अमीनो एसिड्स था, ग्लूकोज था और भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक थे जो आगे चल करके एक कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। तो इनके प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि धरती पर जीवों का विकास कहीं ना कहीं सच में रासायनों से हुआ है। ठीक है, धरती पर जीवों का विकास रासायनों से हुआ है, यह प्रूफ हो गया मिलर के प्रयोग से। अब बात करते हैं विकास का सिद्धांत। यानी देखो भैया, चलो ये तो मान गए कि धरती पर जीव रसायन से बना, लेकिन जीवों में जो अंतर देखने को मिला वो किसके वजह से हुआ? तो उसको लेकर 2 वैज्ञानिक हमारे मेन है, एक लैमार्क और एक डार्विन। ठीक है, लैमार्क भैया कहते हैं कि जो धरती पर जीवों का विकास देखने को मिला है ना, वो कहीं ना कहीं अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के वजह से होता है। ठीक है, लैमार्क कहते हैं कि हम जिस अंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे वो अंग एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, और जिस अंग का इस्तेमाल हम कम करेंगे वो अंग एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। इसको कहते हैं अंगों के उपयोगिता एवं अनुप्रयोगिता का सिद्धांत। तो याद रखना, लैमार्कवाद किस पर आधारित है? उपयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत पर। एग्जाम्पल में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिराफ। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिराफ पहले के जो जिराफ थे उनका गर्दन छोटा होता था, लेकिन जब उनका गर्दन छोटा था तो वो नीचे के घास और हमारे नीचे जो पेड़ पौधे होते थे उनको खाते थे। सूखा पड़ने की वजह से नीचे का घास खत्म हो गया, पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो उनको बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों को खाना पड़ा। अब बड़े बड़े पेड़ों को खाने के लिए उनको अपना गर्दन ऐसे हुचकाना पड़ा, ऐसे ऐसे, है ना। गर्दन क्या किए? हुचका रहे थे। ठीक है, तो यही वजह से उनका गर्दन लंबा हो गया। ये कौन बताया? लैमार्क जी ने। लैमार्क ने 2 एग्जाम्पल दिया, एक तो जिराफ वाला, दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया बच्चा आपका सांप का। इनका मानना था कि पहले के जो सांप थे उनके पास पैर हुआ करता था। ठीक है, पहले के जो सांप थे बच्चा उनके पास क्या था? पैर था। लेकिन सांप भैया, अब देखो उनके पास पैर था तो वो तेजी से नहीं चल पाते थे। इस सांप की जगह सापिल लग रही, केचुई लग रही है, पता नहीं क्या लग रहा है। ठीक है, चलो बनाते हैं बढ़िया। ऐसा सांप बनाएंगे ना तुम देखते ही तुमको तुम्हारी वाली का याद आ जाएगा, है ना। नागिन बना रहे, नागिन। ठीक है, कैसे? नागिन तो लग ही नहीं रही है जी, नागिन लग रहा है, नहीं गलत हो गया। आप तो नागिन बना के रहेंगे, है ना। हमारे भाई लोगों को याद तो आना चाहिए ना कैसे नागिन होता है जी। ऐसा ही तो रहता है, हाँ ऐसे। अब ठीक है, ठीक है, ये इसका वो है, देखो नागिन, नागिन बना देते हैं, है ना। तो हमारे भाइयों की नागिन है ये। ठीक है, जिसकी जिसकी जिसको 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 देखकर जो याद आ रहा है बस, ठीक है, उसी को याद कर लो। ये है नागिन, नागिन है नागिन। ठीक है, तो मेरे दोस्त इनका हमारे थैंक यू सो मच गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
है ना, हैप्पी बर्थडे मैम, हमारा बर्थडे तुम रोज मनाओ, है ना, बस पार्टी मत देना हमको, न गिफ्ट देना, है ना, न पार्टी देना न गिफ्ट देना, बस हैप्पी बर्थडे बोला नहीं जाता, गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, पार्टी दिया जाता है, ठीक है। हम ऐसे सुना सुना किसी का हैप्पी बर्थडे वाला विश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आइए आगे की तरफ देखो, हमारे जो लैमार्क थे उनका मानना था, क्या मानना था कि पहले के जो नाग नागिन थे उनके पास पैर था, उनके पास क्या था, पैर था, लेकिन पैर की वजह से इनको चलने में बड़ा दिक्कत होता था, ठीक है, ये शिकार नहीं कर पाते थे, इनको कौनो दबोच करके खा लेते थे, यही लिए अपना पैर का इस्तेमाल बंद कर दिए और पैर को छोड़ करके रेंग कर चलना शुरू कर दिए, किससे, रेंग कर चलना शुरू कर दिए, और इसी वजह से धीरे धीरे इनके आने वाले पीढ़ियों में पैर गायब हो गया। ये बात किसने बोला था, लैमार्क ने कहा था, लेकिन लैमार्क का ये नियम गलत साबित हुआ। रीजन क्या, क्योंकि लैमार्क ने कहा कि जिस अंग का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वो हमारी पीढ़ी से गायब हो जाएगा। इसको गलत साबित करने के लिए, ठीक है, चूहा लिया गया, क्या लिया गया, चूहा, और चूहा के पूंछ को कई पीढ़ियों तक काटा गया, कई पीढ़ियों तक क्या किया गया, काटा गया, लेकिन अभी तक में भी एक भी ऐसा पीढ़ी नहीं मिला जो बिना पूंछ वाला हो, ठीक है, बिना पूंछ वाला चूहा अभी तक नहीं मिला। इससे क्या प्रूफ हो गया कि मेरे दोस्त, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत धरती पर जीवों का विकास नहीं बताता है, धरती पर जीवों का विकास नहीं बताता है। इन्होंने एक किताब लिखा था फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है, ये याद रखना है, लैमार्क के द्वारा, लैमार्क के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, जूलॉजिक, ये आपको याद रखना है ना, ये लैमार्क ने दिया था। और वहीं पर बात करें डार्विन का, तो डार्विन ने बच्चा आपका कौन सा सिद्धांत दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लैमार्क के द्वारा फिलोसॉफिक जूलॉजिक दिया गया था और डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया गया था, ये बच्चा आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, नाग नागिन करते रहेंगे जी, है ना। देखो, लैमार्क ने उपयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था, एग्जाम्पल में जिराफ की लंबी गर्दन को समझाया था। डार्विनवाद ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। डार्विन ने कहा था कि धरती पर जीवों का विकास रसायनों से। मेरे दोस्त, आप लोगों को ना बड़ा चिंता हो रहा है, देखो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा दमदार क्लास, 1 वीक स्पेशल क्लास। याद रखिएगा, आज आपका है मंडे, आज आपका है मंडे बच्चा, याद रखना, इस संडे हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एक हजार MCQ वाला क्लास, है ना। याद रखना, इस संडे को मिलने वाला है 1000 MCQ वाला क्लास, 1000 MCQ वाला क्लास, ये सभी को याद रखना है ना। इस संडे को 1000 MCQ स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, जो लगभग हमको लगता है कि 6 से 8 घंटा चलेगा। उसके बाद बात करते हैं मंडे। इस मंडे को फिर, है ना, मंडे को ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, 100 शॉर्ट क्वेश्चंस, 100 शॉर्ट क्वेश्चंस वाला क्लास, ठीक है। उसके बाद आइए ट्यूसडे बच्चा, ट्यूसडे, उसके बाद ट्यूसडे को ला रहे हैं हम 100 लॉन्ग क्वेश्चन, जो 6-6 घंटा चलने वाला है, ठीक है। लोग आपको एक दिन 12 घंटा का क्लास देंगे ना जी, हम आपको 1 हफ्ता देने वाले हैं, ठीक है। फिर ट्यूसडे को चलने वाला है 100 लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्लास, 100 लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्लास, ठीक है। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। अब इसके बात करते हैं वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे को बच्चा हम ला रहे हैं 2020 से लेकर के 2025 तक में जितने भी PYQ MCQ है और शॉर्ट क्वेश्चन से उनका क्लास, MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस का क्लास। इतना ही नहीं, अभी रुको जरा, वेडनेसडे, थर्सडे को ला रहे हैं 2 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर के 2 मॉडल पेपर एक दिन में सॉल्व करेंगे, 2 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। अभी आगे आ जा, है ना, अभी आगे आ जाइए, ठीक है। थर्सडे। अब बात करते हैं फ्राइडे का, ठीक है। फ्राइडे को बच्चा फिर हम कराने वाले हैं आपको PYQ पेपर का सॉल्यूशन, है ना। PYQ पेपर जिस साल का आप बोलोगे वो हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फिर आइए सैटरडे को बच्चा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर, ठीक है, याद रखना, सैटरडे को लेकर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 एक वीडियो में, ठीक है। 1 वीडियो, याद रखना, चैप्टर 1 से लेकर 8 तक सिर्फ एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और फिर संडे को लाएंगे चैप्टर 8 से लेकर 16, है ना। फिर संडे को लाएंगे, नेक्स्ट संडे को चैप्टर 9 to 16 1 शॉट, ठीक है। तो ये हमारा मंडे से चलने वाला एक सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में बच्चा देखो बता देते किस तारीख से किस तारीख तक चलने वाला है, जो बहुत जरूरी है आप सभी का जानना, है ना। हमारा ये सीरीज शुरू हो रहा है 18 तारीख से, जो चलेगा 25 तारीख तक। याद रखना, अब आपके पास समय बहुत कम है। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो रहे तो बहुत बहुत बुरी बात है। 18 से 25, याद रखिएगा, 18 से 25 तक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 वीक सीरीज चलेगा, जिसमें हम आपको गारंटी दे सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, ये 1 हफ्ता का क्लास कर लोगे, बायो आपका टन हो जाएगा, है ना। टाइम मेरा सेम रहेगा, टाइम बच्चा मेरा हमेशा सेम रहेगा, शाम का 7 बजे। याद रखो, शाम 7 बजे, इसका मतलब निधि में, है ना। 7 बजे से वो क्लास रात को 12 बजे तक भी चल सकता है, 1 बजे तक भी चल सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो शाम को 7 बजे से हमारा ये सीरीज चलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, ठीक है। इस संडे से नेक्स्ट संडे तक हमारा ये सीरीज चलने वाला है, आप सभी को तैयार रहना है। ये है बायोलॉजी का भौकाली सीरीज, 1 हफ्ते का एक ऐसा सीरीज जो वादा कर रहा है आपको 90+ दिलाने का। कहते हैं सुपर 30, 30 दिन में ना आप लोगों का सब कुछ तैयार करवाएंगे। तो भैया इस 30 दिन में से ये 7 दिन का 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन है, संडे टू संडे, ठीक है। संडे टू संडे शाम को 7 बजे इसी चैनल पर हमारा ये क्लास चलने वाला है। बताओ क्या तैयार हो आप लोग? मेरे सभी के सभी भौकाली स्टूडेंट, मेरे रसगुल्लो, आप बताओ क्या आप 18 से 25 तक रोज शाम को 7 बजे जुड़ करके अपना सपना बायो में 90+ का पूरा करना चाहोगे? क्या आप मेरे साथ जुड़ करके मेहनत करने को तैयार हो? एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता दे कि कौन कौन मेरा साथ देगा, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार यस मैम लिखो, है ना, यस मैम। और याद रखना, इस सेशन में मेरे दोस्त एक बात का ध्यान रखना, इन 7 दिनों में हमें मेरा हर एक बच्चा यूट्यूब पर चाहिए। एक एक दिन का PDF इंपॉर्टेंट है। जिस जिस दिन आप लोग 4000+ लाइव आओगे, जिस दिन आप लोग 4000+ स्टूडेंट्स लाइव आओगे, उस दिन PDF आपका टेलीग्राम में चला जाएगा, ठीक है। PDF आपका टेलीग्राम में चला जाएगा। एक एक दिन का PDF इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बोलो सभी को क्लियर? हाँ जी मैम, यस मैम, बहुत बढ़िया। यही साथ हमको आपका चाहिए, तभी हम दोनों मिलकर के आगे बढ़ पाएंगे। आइए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत पर थे, हमने कहा लैमार्कवाद। लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया, इन्होंने कहा कि धरती पर जीवों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग पर आधारित है। जिस अंग का हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, और जिस अंग का इस्तेमाल हम कम करते हैं वो गायब हो जाता है, ठीक है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं डार्विनवाद का। डार्विनवाद का याद रखना, ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि धरती पर वही जीव जीवित रहेगा जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूल बना सकता है, ठीक है। जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है वही धरती पर जीवित रहेगा। ये किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। याद रखना, डार्विन अपने सिद्धांत के लिए कौन से HMS बीगल ना क्वेश्चन आएगा कि डार्विन समुद्र यात्रा पर किस जहाज के मदद से गए थे? HMS बीगल नामक जहाज के द्वारा, ठीक है। डार्विन
किस जहाज के द्वारा? HMS बीगल नामक जहाज के द्वारा वो क्या किए थे मेरे दोस्त? याद रखना, अपना यात्रा शुरू किए थे। ठीक है, वो कौन से द्वीप पर गए थे? गैलापेगोस द्वीप। किस पर? गैलापेगोस द्वीप। वहां पर उनको कौन सी पक्षी मिली थी? डार्विन फिंच। कौन सी? डार्विन फिंच पक्षी। आगे की तरफ याद रखना, उत्परिवर्तन। देखो तीन, जब पूछा गया ना कि धरती पर आखिर जीव कैसे बने, तो तीन सिद्धांत आया। पहला लैमार्कवाद का सिद्धांत, जो अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग पर आधारित है। दूसरा डार्विनवाद का सिद्धांत, जो आपका योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा, इस सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो कहता है कि धरती पर जीवों का विकास क्या हुआ है? अचानक से हुआ है। ठीक है, धरती पर जो जीव हमको दिखाई दे रहे हैं उनमें अचानक से परिवर्तन देखने को मिला है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद विकास के प्रमाण की बात करें तो दो याद रखना, समजात अंग और समवृत्ति अंग। ठीक है, विकास का अगर जब पूछा गया कि आखिर भैया एक जीव से दूसरा जीव कैसे बना, कैसे संबंधित है, इसको बताने के लिए हम समजात और समवृत्ति अंग का इस्तेमाल करेंगे। समजात अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जो दिखने में समान है किंतु कार्य में भिन्न है। ठीक है, ऐसे अंग जो दिखने में समान है किंतु कार्य में भिन्न है, हम उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख। हम लोगों में हड्डियां सेम है लेकिन हम लोग काम अलग अलग करते हैं। उसी तरह से दूसरा एक हमारा है समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग का मतलब है क्या है मेरे दोस्त? ऐसा अंग जो दिखने में अलग है, उत्पत्ति में अलग है, परंतु कार्य में समान है। ठीक है, दो तरह के अंग होते हैं, समजात और समवृत्ति। समजात का मतलब होता है ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान है किंतु कार्य में भिन्न है। वहीं पर समवृत्ति अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जो भैया दिखने में आपके अलग है, उत्पत्ति में अलग है किंतु कार्य में समान है, किंतु कार्य में समान है, हम उन्हें क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पक्षी और कीट का पंख याद रखना। ठीक है, पक्षी और कीट का पंख याद रखना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं, अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण का मतलब होता है कि जब जीव क्या होगा, अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन करे तो उसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। ठीक है, डार्विन फिंचेस एक प्रकार की पक्षी है। ठीक है, ये पक्षी अलग अलग द्वीप पर अलग अलग तरह की दिखने को मिली। रीजन क्या था? कि ये अलग अलग वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल दी है। ठीक है, ये सभी लोगों को याद रखना है। क्लियर है सभी को? मानव विकास की बात करें, सबसे पहले याद रखना आपका क्या था? रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और आधुनिक मानव। ठीक है, ये धरती पर मानव का विकास है। सबसे पहले रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और आधुनिक मानव। ठीक है, धरती पर मनुष्य कैसे बना, ये हमारे क्या है? मानव का विकास का एक क्रम है जो आप सभी को याद रखना है। इन सभी के बारे में आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं कि भैया चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको नहीं छोड़ना है। तो मेरे दोस्त, पहला आपके पास इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिलर तथा यूरे का प्रयोग। मिलर तथा यूरे का प्रयोग, इसको छोड़ना मत, है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। दूसरा है रासायनिक विकास का सिद्धांत। रासायनिक विकास का सिद्धांत, है ना, रासायनिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा आपके पास है बच्चा अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौथा बच्चा आपके सामने है। फोर्थ क्या याद रखना है आपको? ठीक है, फोर्थ याद रखना है आपको समजात एवं समवृत्ति अंग। समजात एवं समवृत्ति अंग, है ना, समजात एवं समवृत्ति अंग ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिलर तथा यूरे का प्रयोग, रासायनिक विकास का सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, समजात एवं समवृत्ति अंग, और उसके बाद याद रखना अपसारी एवं अभिसारी विकास, अपसारी एवं अभिसारी विकास। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? नोट करना है।
है ना। इनको क्या करना है बच्चा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। मिलर तथा यूरे का प्रयोग, रासायनिक विकास का सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, समजात एवं समवृत्ति अंग, अपसारी एवं अभिसारी विकास। अपसारी एवं अभिसारी विकास, ये 5 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। जो क्वेश्चन लास्ट में करा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कॉपी उठाना और इन सभी सवालों का जवाब लिखना, है ना। नहीं याद होगा तो देख करके मोबाइल से गूगल का यूज करो, ठीक है। मेरे लेक्चर्स देखो और खुद से लिखने की कोशिश करो, है ना, खुद से लिखने की कोशिश करो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ चुका है तीसरा चैप्टर, जो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, है ना। मानव स्वास्थ्य तथा रोग। देखो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे आखिर मानव स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। जब लोगों से पूछा गया स्वास्थ्य का मतलब क्या है, तो उनका देखो क्या था कि भैया सुंदर लगना, मोट रहना, इसको कहते हैं स्वास्थ्य नहीं, ठीक है। शरीर में किसी बीमारी का न होना, इसे स्वस्थ नहीं कहते। एक स्वस्थ व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों रूपों से स्वस्थ होगा, ठीक है। WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ अवस्था को हम स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब शरीर की ऐसी स्थिति जब हम किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रोग का मतलब क्या है? शरीर की वह स्थिति जब हम किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, हम उसे रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। अब अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना होगा? संतुलित आहार लेना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना होगा, ठीक है। शरीर का ख्याल रखना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। इन सभी चीजों का ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं? अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो रोग होता है 2 तरह का, ठीक है। मेन हमारे क्या है? 2 तरह के रोग होते हैं, जन्मजात और उपार्जित, ठीक है। जन्मजात का मतलब होता है ऐसे रोग जो बचपन में पैदा होने के साथ हम लेकर आते हैं, ठीक है। जन्मजात रोग में आपके आनुवांशिक रोग आते हैं। आनुवांशिक रोग का मतलब ऐसे रोग जो आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव की वजह से उत्पन्न होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? गुणसूत्र नंबर 21, ठीक है, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर जब 2 से 3 गुणसूत्र हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। हीमोफीलिया, जब हमारे एक्स लिंग गुणसूत्र पर प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने वाला जो जीन है वो खराब हो जाएगा तो हमको हीमोफीलिया होगा। फिर वर्णांधता की बात करें तो भैया वो रोग जिसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग का पहचान नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं? वर्ण अंधता कहते हैं, ठीक है, वर्णांधता कहते हैं। उपार्जित रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं। ये 2 तरह का होता है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक का मतलब ऐसे रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में छुआछूत से या किसी रोग वाहक द्वारा फैलता है, हम उसे क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। इसमें आपका जुखाम, टाइफाइड, कोरोना, हैजा, डेंगू ये सब आएगा। अब बात करते हैं असंक्रामक रोग का। असंक्रामक का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत से नहीं जा सकते। जैसे आपका क्या है? कैंसर, घेंघा, मधुमेह और क्या लिख सकते हैं? हाँ, हार्ट अटैक। ये आपका एक शरीर से दूसरे शरीर में छुआछूत से नहीं फैलता। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी जिनका आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा ये होता है, ठीक है। टाइफाइड। टाइफाइड बच्चा एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसको मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया एक प्रकार की बीमारी है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तीसरा मलेरिया। मलेरिया यह एक प्रकार की बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसको फैलाने वाला कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है फाइलेरिया जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक कृमि के द्वारा होता है। इसको फैलाने वाला कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट है अमीबता। यह एक प्रकार का क्या है? ये भी रोग है जो एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है, कृमि के द्वारा। फिर है हमारा दांत जो हमारे कवक के द्वारा होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरम, ठीक है। 2 कवक है, एक होता है माइक्रोस्पोरम और एक होता है ट्राइकोफाइटोन। ये क्या करते हैं? दाद उत्पन्न करते हैं, ठीक है, दाद उत्पन्न करते हैं। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। क्या क्या बोला? टाइफाइड किसके वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी के वजह से। निमोनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के वजह से। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम के वजह से। फाइलेरिया किसकी वजह से होता है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के वजह से। अमीबता किसकी वजह से होता है? एंटअमीबा
हिस्टोलिका के वजह से। दाद किसकी वजह से होता है? ट्राइकोफाइटोन या फिर माइक्रोस्पोरम के वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की। ठीक है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं, और जो प्रतिरक्षा बनाता है ऐसे अंगों को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो भैया प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है, सहज और उपार्जित। सहज का मतलब होता है ऐसा प्रतिरक्षा, यानी रोगों से लड़ने की वह क्षमता जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद है। जैसे हमारा क्या है, ये त्वचा, ये जन्म से हमारे शरीर में है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाना देता। ठीक है, लार, ये जन्म से हमारे शरीर में बन रहा। आंसू, ये जन्म से हमारे शरीर में बन रहा। ठीक है, पेट का HCl अम्ल, ये जन्म से हमारे शरीर में बन रहा। तो याद रखना, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की वह क्षमता जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद है, हम उनको क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, यानी रोगों से लड़ने की वह क्षमता जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद नहीं है, जन्म के बाद हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उपार्जित कहा जाता है। याद रखना, ये स्मृति आधारित, ठीक है, इनमें ये जिस भी रोग को मारेगी उसको याद कर लेगी कि अरे हमने इस बीमारी को मारा था। ठीक है, तो ये स्मृति पर आधारित होती है। ये दो चीजें बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो जो फुल फॉर्म से जिनकी बात कर रहे हैं। MRI, ठीक है, MRI का पूरा नाम कई बार आया है परीक्षा में। MRI का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। याद रखना, MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये पूरा नाम याद रखना। PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमर। देखो कुछ फॉर्मूला, कुछ फुल फॉर्म हम यहाँ करा रहे हैं, इनको एक जगह पर नोट कर लो। ठीक है, DNA, इसका पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये DNA का पूरा नाम है। अगर RNA बोलेगा तो RNA का पूरा नाम आपको पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है PCR। PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसके बाद है आपका एलिसा, इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, ये हमारा एलिसा का पूरा नाम है। ठीक है, एलिसा का पूरा नाम है, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक फुल फॉर्म और याद रखना है आपको। एलिसा हो गया, पेग हो गया, और कौन सा बच रहा है? कोई बच रहा है? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना, अरे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये MRI का पूरा नाम है, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म एक जगह पर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुल फॉर्म बच्चा आपको याद रखना है ना, ये फुल फॉर्म बच्चा आपको याद रखना है। क्लियर? भूलना मत गलती से भी, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद ठीक है, MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरफेरेंस है। PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। PCR का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको DNA का एक, ठीक है, DNA के किसी टुकड़े का लाखों की संख्या में कॉपी बनाना हो तो हम PCR का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बच्चा एक चीज याद रखना, PCR की, ठीक है, PCR का खोज कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था, कैरी मुलिस, है ना। DNA फिंगरप्रिंटिंग का याद रखना, एलेक्स ज़ेफरे। DNA फिंगर, दोनों में भूलना मत, कंफ्यूज नहीं होना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का याद रखना, एलेक्स ज़ेफरे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
पीसीआर में हम एक एंजाइम, क्वेश्चन आएगा पीसीआर में हम किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, टेक पॉलीमरेज। ठीक है, पीसीआर तकनीक में हम जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, टेक पॉलीमरेज। ये किससे प्राप्त होता है, एक जीवाणु से, उसका नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पीसीआर वह तकनीक, ठीक है, जिसमें डीएनए के एक छोटे से टुकड़े का हम लाखों की संख्या में कॉपीज बना सकते हैं, पीसीआर कहलाता है। पीसीआर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, हम पीसीआर में टेक पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेक पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वाटिकस से। ठीक है, पीसीआर की खोज किसने किया था, कैरी मूलिस ने। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था, एलेक ज़ेफरे ने। किसने, एलेक ज़ेफरे ने। ये सभी को याद रखना है। अब बात करते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है बच्चा, तो देखो, जब हमारी कोई कोशिका किसी विषाणु से संक्रमित हो जाती है, आईयूसीएन का पूरा नाम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंड कंसर्न, लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख दे, कहां लिखना था, यहीं पे, अरे फुल फॉर्म था ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, अरे कहां पे पूरा फुल फॉर्म लिख रहे थे जी, एक जगह पे कहीं तो फुल फॉर्म लिखे थे सारा, ई रहा। ठीक है, आईयूसीएन का पूरा नाम आप लोग तब तक लिखो, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो छोटा कर देते हैं, तो तुम लोग लिखते चलो। ठीक है, आईयूसीएन ही ना, WWW का भी याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आईयूसीएन का फुल फॉर्म लिखो फटाफट से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव, जल्दी बताओ यार, आईयूसीएन का पूरा नाम फटाफट से, कोई तो लिखो। इस सारे नालायक का लिख रही अपने में, अरे यार दीदू पीडीएफ हटा दिया वरना कुछ दिखाती। अच्छा जल्दी बताओ, आईयूसीएन का पूरा नाम, आईयूसीएन का पूरा नाम फटाफट से दीदी। अच्छा एमटीपी बचा है, हाँ हाँ हाँ, एमटीपी एसटीडी, ये दोनों भी आपको लिख लेना है, एमटीपी एसटीडी है ना, तीनों का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी भैया फटाफट से। मधु सिंह, अरे नालायक कहीं के, रुको तो पहले एक ठो को ब्लॉक कर दे। एमटीपी का तो पूरा नाम बता दो ना, ठीक है, अगर एक नहीं तो भाई कोई दूसरा ही बता दो। ठीक है, जल्दी बताइए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसमें आप चाहो तो एंड नेचुरल रिसोर्सेस लिख सकते हो, बस आप नेचर लिख दो। ठीक है, एमटीपी का पूरा नाम कोई बताएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, याद रखना, एसटीडी का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, डिसीज होता है ना। एक और बच गया है हमारा एचआईवी और एड्स, साइड में लिख देते हैं कहीं, है ना, यहाँ पे साइड में बच्चा लिख देते हैं एचआईवी और एड्स का पूरा नाम। ठीक है, एचआईवी, एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एचआईवी का पूरा नाम है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारे एड्स का पूरा नाम है। ठीक है, एचआईवी और एड्स ये आपको याद रखना है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बीओडी का पूरा नाम याद रखना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, है ना। हम एक क्लास लेकर आते हैं फुल फॉर्म का, ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, अभी कल या परसों में लेकर आते हैं आपके लिए, क्या मेरे दोस्त, कंप्लीट, ठीक है, सही है ना, हाँ, फुल फॉर्म लेकर आ रहे,
एक वीडियो में सारा का सारा फुल फॉर्म क्लास 12th का इंपॉर्टेंट ईयर्स लेकर आ रहे, ठीक है, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रयोग है, सिद्धांत है, ठीक है, ये सब किसने क्या क्या बताया है वो भी है ना, इन तीनों चीजों का एक वीडियो लेकर आते जिसमें तीनों एक साथ आपको करा देंगे, है ना। ये तीनों बच्चा क्या कराने वाले, एक साथ कराने वाले, फुल फॉर्म, ईयर्स और उपयोग के सिद्धांत। सभी लोग बताओ तैयार हो? सभी लोग बताइए, क्या यहां तक आपको क्लियर? जी मैम, जी मैम, जी मैम, फटाफट से बताओ। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आईवीएफ है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, आईसीएसआई है, आईयूटी है, इसका एक वीडियो लेकर आते हैं और सारा कराते हैं एक वीडियो में, है ना, एक वीडियो में फिर सारा कराते हैं। क्लियर? जी मैम जी, बोलो बोलो, यहां तक हमारा बात समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है, चलो आइए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं भैया, है ना, आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है, आ जाओ, कहाँ थे जी? हाँ, ठीक है, इंटरफेरॉन का मतलब क्या होता है? तो जब भी हमारी कोई कोशिका, ठीक है, जब भी हमारी कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है तो यह एक प्रकार का प्रोटीन बनाती है। ये प्रोटीन क्या करता है? अगल बगल वाली कोशिकाओं को बचाता है इस वायरस से, इसी को इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन क्या है? तो विषाणु संक्रमण से रक्षा, ठीक है, जब भी कोई कोशिका विषाणु से संक्रमित हो जाता है तो वो कोशिका एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है ताकि बाकी कोशिकाओं को उस विषाणु से बचाया जा सके, इसे ही इंटरफेरॉन कहते हैं। अगला है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन का मतलब होता है कोई जहर को निष्क्रिय करने के लिए। अगर आपको मान लो सांप काट दे तो डॉक्टर क्या करता है? एंटीटॉक्सिन लगाता है। एंटीटॉक्सिन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, जहर को खत्म करने के लिए, विष को निष्क्रिय करने के लिए हम एंटीटॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब याद रखो व्यसन, कैंसर और एड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एड्स के बारे में बता दें। एड्स का पूरा नाम है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स बच्चा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, ठीक है, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से और संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, विदाउट कॉन्डम सेक्स करने से, ठीक है, ज्यादा पार्टनर के साथ संबंध बनाने से, ये रीजन है एड्स होने के। एड्स होता है एचआईवी नामक वायरस की वजह से। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस हमारे शरीर में आता है और हेल्पर टी कोशिका को खत्म कर देता है, ठीक है। हेल्पर टी कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। हमारा शरीर क्या हो जाएगा बच्चा? कमजोर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कमजोर होने की वजह से हमारी मृत्यु नॉर्मल बीमारी से, एक नॉर्मल बुखार से भी हो सकता है, इतना हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैंसर। कैंसर याद रखना, कैंसर का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार अनियंत्रित तरीके से क्या करे? विभाजन करने लगे और कोशिकाओं का गुच्छा बना दे तो इसको हम कैंसर कहते हैं। और कोशिकाओं का जो गुच्छा बनता है हम उसे ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर दो तरह का होता है, सदम और दुर्दम, ठीक है। सदम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? याद रखना, जब मांस का गुच्छा जो बना है, ठीक है, वो एक ही जगह पे, मान लो कि भैया किसी को हाथ में कैंसर हो गया, हाथ में मांस का गुच्छा बन गया, अगर वो हाथ में है तो हाथ ही में है, हाथ से पैर तक नहीं पहुंचा, तो इसे कहते हैं सुदम ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर दो तरह का होता है, सुदम और दुर्दम। सुदम का मतलब होता है कि ऐसे मांस का गुच्छा या कैंसर की वे कोशिकाएं जो एक अंग से दूसरे अंग तक स्थानांतरित नहीं होती हैं, हम उसे सुदम ट्यूमर कहते हैं। दूसरा है दुर्दम का मतलब जब हमारी कैंसर की कोशिकाएं एक अंग से दूसरे अंग पर संक्रमित होती हैं, उसे दुर्दम ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है, एक आपको ओपियाइड्स के बारे में याद रखना है, जो हमारा अफीम का पौधा है। अफीम का पौधा जिसको पेपावर सोम्निफेरम, अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपावर सोम्निफेरम। याद रखना, यह तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देता है, तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देता है। कुछ चीजें याद रखना, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। त्वचा और म्यूकस, त्वचा क्या करता है? बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को, रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। बी और टी कोशिकाएं क्या है? ठीक है, बी और टी कोशिकाएं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये चैप्टर बच्चा कंप्लीट। देखो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ठीक है। हमारा जो बीमारी है, रोग है, वो दो तरह का होता है। एक होता है जन्मजात। जन्मजात का मतलब
ऐसे रोग जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार का मतलब जब हमारे आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव की वजह से कोई रोग उत्पन्न होता है, उसे आनुवांशिक विकार कहते हैं। इसमें बच्चा आपका डाउन सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, और क्या क्या आ सकता है आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और वर्णांधता, सिकल सेल अनेमिया, ये सभी रोग क्या हैं? ये सभी रोग बचपन में जब आप माँ के गर्भ में रहेगा कोई बच्चा, तभी उसके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव की वजह से उत्पन्न होता है ना। तो ऐसे रोग जो आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव की वजह से उत्पन्न होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिक विकार कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा उपार्जित बीमारी, उपार्जित रोग, यानी ऐसे रोग जो हमारा क्या है, जन्म के बाद हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उसे उपार्जित विकार, उपार्जित रोग कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक है संक्रामक, संक्रामक का मतलब ऐसे रोग जो भैया एक शरीर से दूसरे शरीर में छुआछूत से फैलते हैं, और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, इसका मतलब ऐसे रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में छुआछूत से नहीं फैलते, हम उन्हें क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। अब बच्चा संक्रामक रोग के बारे में कुछ चीजें आपको बता दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संक्रामक रोग का मतलब जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए, है ना। इन संक्रामक रोग को कौन उत्पन्न करता है? रोगजनक, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाला कौन है? रोगजनक कहलाता है। रोगजनक हमारे 5 तरह के हैं। एक हो गया जीवाणु, जीवाणु, दूसरा हमारा विषाणु, तीसरा हमारा प्रोटोजोआ, चौथा हमारा कृमि, और पांचवा याद रखना है आपको कवक। पांचवा याद रखना है कवक, है ना। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, इसमें आपको कुछ नाम याद रखना है, सभी लोग इनके बारे में पढ़ लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के जाना, टाइफाइड के बारे में, न्यूमोनिया के बारे में, हैजा के बारे में, ठीक है। ये आपको पढ़कर ही फिर एग्जाम में जाना है, ठीक है। विषाणु की बात करें तो एड्स के बारे में पढ़ लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। डेंगू के बारे में पढ़ लेना, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ लेना, चिकनगुनिया, ठीक है। सर्दी जुखाम, सर्दी जुखाम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ में 2 नाम याद रखना, एक नाम याद रखो मलेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृमि में याद रखना है आपको हाथी पांव, जिसको फाइलेरिया भी कहते हैं, ठीक है। और कवक में याद रखना है दाद, ठीक है। ये आपको इनके बारे में पढ़कर ही फिर एग्जाम में जाना है, बिना इनके बारे में पढ़े एग्जाम में मत जाइएगा, है ना, मत जाइएगा। बोलो क्लियर, बोलो बोलो, ठीक है। दीदू एडीए का पूरा नाम एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम, एडीए का पूरा नाम एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम होता है, ठीक है। याद है ना, याद हो गया? अब बोलो क्लियर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, ठीक है। सभी को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, याद रखना जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों का एक ट्रिक याद करवाए थे, पंडित जी का टीका न्यू, है ना। जीवाणु के द्वारा होने वाला जो ट्रिक है उसका याद रखना, पंडित जी का या पंडित का लिख दो, सिंपल सा, पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। इसमें लिखना आप, इसमें लिखना है आपको, ठीक है। प फॉर प्लेग, ठीक है, पंडित में प फॉर प्लेग, ठीक है। डी फॉर डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, क फॉर तपेदिक, का फॉर काली खांसी, काली खांसी, टी फॉर टिटनेस, एक क से कुष्ठ रोग, न्यू फॉर न्यूमोनिया, और है फॉर हैजा, है। इस ट्रिक को जब जब आप देखोगे आपको जीवाणु से आने वाले रोग कभी भी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। जीवाणु जनित रोगों का ट्रिक आपको याद रखना है, पंडित का टीका न्यू है, ये आपका पूरा का पूरा इसमें जीवाणु जनित रोग आ जाएगा। दूसरा बच्चा आपको याद रखना है विषाणु का, रेखा हिट करके पोइचे छोड़ गई, है ना, इसको याद रखना है। रेखा, रेखा हिट करके
रेखा हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, इसमें बच्चा रे से होगा रेबीज। ठीक है, रे से होगा रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है। ख से याद रखना खसरा, ही से याद रखना हिपेटाइटिस। ठीक है, ट से याद रखना है टिटनेस। ठीक है, ये याद रखना है। क से याद रखना है आपको, क से कर से क्या है जी? ठीक है, कर को हटाओ अभी। पोएचे से, पो से याद रखना है पोलियो। ए से याद रखना है एड्स। चे से याद रखना है चेचक। छो से याद रखना है छोटी माता। ड़ से याद रखना है डेंगू। ठीक है, हाँ ठीक है, ग से याद रखना है गलसुआ और ई से याद रखना है इन्फ्लुएंजा है ना। ये हमारा क्या है, ट्रिक है विषाणु जनित रोगों को याद करने का। ठीक है, विषाणु जनित रोगों को याद करना है। रेखा हिट करके पोएचे छोड़ गई, है ना। रेखा हिट करके पोएचे छोड़ गई। रे से रेबीज, ख से खसरा, ही से हिपेटाइटिस, ट से टिटनेस। ठीक है, पो से पोलियो, ए फॉर एड्स, चे फॉर चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। है ना, ये सभी लोगों को याद रखना है ना, ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लास खत्म करेंगे काहे कि हमको लगा है भूख। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ जनित रोगों को याद रखना है। पापा काम पे सोते हैं, है ना, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पा से होगा पायरिया। ठीक है, म से होगा मलेरिया। ठीक है, पे से होगा पेचिस। ठीक, और सोते से मतलब निद्रा रोग, है ना। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। बोलो क्लियर, सभी को यहां तक क्लियर है। कवक जनित रोगों को याद रखना है। गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है, इसका ट्रिक होगा गंजा दमाद खाए फ्रूट, है ना। इसमें याद रखना गंजा से गंजापन, दमा से दमा, एक द से दाद, खा से खाज खुजली और ए फ्रूट से याद रखना एथलीट फ्रूट। ये आपका रोग है ना। तो ये कवक से होने वाले रोग है जिनको आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है, बोलो जी। यहाँ तक आपको हमारा बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सभी बच्चा पार्टी को यहाँ तक हमारा बात क्लियर है ना। ठीक है, अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है वो बता देते हैं। पहला, मलेरिया का जीवन चक्र, इसको जितना जल्दी तैयार कर सकते हो कर लो, है ना। मलेरिया का जीवन चक्र, इसको तैयार करिए। ठीक है, मलेरिया का जीवन चक्र तैयार करिए, पहला सवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चा जो इससे आता है एड्स और कैंसर, इन दोनों को याद करो। तीसरा आपके पास है एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज के बारे में। ठीक है, यानी जीन चिकित्सा का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में अगर कोई जीन खराब हो गया, खराब जीन को हटा करके उसकी जगह पर सही जीन को डाल देना, इसे जीन चिकित्सा कहते हैं। वैसे तो ये आगे पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें रहने देते हैं जीन चिकित्सा को। ठीक है, इसके बाद चौथा इससे याद रखना है टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड कई बार आया है। हाथी पांव के बारे में, इसको तैयार कर लेना, है ना। ठीक है, उसके बाद आपका एक है डेंगू के बारे में, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, पांचवा आपके पास है प्रतिरक्षा तंत्र, इसको तैयार करना। और इसमें पहला, ठीक है, उपार्जित और जन्मजात, ये दोनों प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, उपार्जित एवं जन्मजात, इनके बारे में आप बताओगे, है ना। ये हमारे क्या है, इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बच्चा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो मैंने 1 से लेकर 8 चैप्टर तक का पूरा माइंड मैप करा दिए हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो पे बच्चा 1 लाख प्लस व्यूज आता है तो हम 8 चैप्टर का एक साथ दे देंगे आपको माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप कहाँ मिलेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल पता है ना, निधि मैम साइंस।
ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है निधि मैम साइंस, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए आपको निधि मैम साइंस को क्या करना होगा बच्चा, याद रखना, आपको ज्वाइन करना होगा, है ना। इसके बाद पूरे चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है, सभी लोग आज घर पे करेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क यही है, पुष्पीय पादपों की संरचना, पुष्पीय पादपों की संरचना, इसको तैयार कर लो। दूसरा नर जनन तंत्र, इसको तैयार कर लो। तीसरा आपको लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन को तैयार कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे एक जगह पर, है ना, ताकि आप लोग इनको आज ही से तैयार करना शुरू कर दो। चौथा है गर्भ निरोधक विधियों को तैयार कर लो। ठीक है, गर्भ निरोधक विधियों को तैयार कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, गर्भ निरोधक विधियां, इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, पांचवा आपको क्या करना है, बंद दंपति संतान प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। बंद दंपतियों द्वारा संतान प्राप्त करने की विधियां, इसमें आईसीएसआई, जिफ्ट, गिफ्ट, इनके बारे में पढ़ना है ना। और फटाफट से एक बार लाइक का बटन दबा दो, बड़े नालायक हो, मारेंगे ना वो छित्तर के, भागत फिरोगे तुम लोग गली मोहल्ले में, है ना। फटाफट से लाइक का बटन दबाओ जी, एक को बार लाइक करने को नहीं बोले हैं, कंजूस कहीं के, तुम लोग बिना लाइक किए भाग रहे हो। फटाफट से लाइक करो जल्दी जल्दी। ठीक है, बंद दंपतियों द्वारा संतान प्राप्त करने की विधियां कौन सी हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, छठा बच्चा देखो, सिकल सेल अनीमिया, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। रोज ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस देकर जाएंगे जो आप लोग घर पे करोगे। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सभी को बच्चा आपको कर लेना है तैयार, है ना। ये आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे किताब से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया, 3 चैप्टर का माइंड मैप कवर कर दिया। आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया हो। ठीक है, आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चा, पहले जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दो। 1 से लेकर 8 चैप्टर पूरा माइंड मैप हमने कवर कर दिया है। ठीक है, 1 से लेकर 8 चैप्टर तक बच्चा याद रखना, माइंड मैप हमने कवर कर दिया है। ये माइंड मैप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस पर मिल जाएगा, अगर इस वीडियो पर 1 लाख प्लस व्यूज जाता है तो, है ना, याद रखो। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि नेक्स्ट संडे से निधि मैम का आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा सीरीज, है ना। 1 हफ्ते की जो क्लासेस है वो आपको 90 प्लस दिलाने के लिए काफी है। इस 1 हफ्ते में हम हर वो चीज को कवर करेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्लास 12th के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग संडे से जुड़ना नहीं भूलेंगे, है ना। कौन कौन तैयार है ये हमको कमेंट में सभी लोग बताएंगे। और अभी एक संडे को कुछ स्पेशल चीज भी आ रहा है जो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा शॉर्ट के माध्यम से, तो आप लोगों को बस बने रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल शाम को 7 बजे। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बायो की सबसे बेस्ट क्लासेस कहीं मिलेगी तो यही मिलेगी निधि मैम साइंस पर, और निधि मैम कहीं मिलेंगी तो सिर्फ यही मिलेंगी निधि मैम साइंस चैनल पर। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, उनको कहना उनकी एक बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।